नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो पीएमटी परीक्षा घोटाला मामले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 7 आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि 2008-9 के मामले में ये फैसला सुनाया गया, जहां व्यापम ने परीक्षा का आयोजन किया था। आरोपियों ने दूसरों से परीक्षा दिलवाई थी और ऐसे में आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था, जिसके बाद में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो पीएमटी परीक्षा प्री मेडिकल टेस्ट हुआ था करीब 2008 से 9 के बीच में, और इसी दौरान ये जो आरोपी थे, करीब 7 आरोपी बताए जा रहे हैं, जिन्होंने दूसरों से ये परीक्षा दिलवाई थी और जब पकड़े गए तो अब ये फैसला आया है। और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था, जिसके बाद में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। प्री मेडिकल टेस्ट परीक्षा घोटाला ये बड़ा मुद्दा है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा यही मामला गरमाता हुआ नजर आया था और पूर्व मुख्यमंत्री के लगातार पत्र लिखने के साथ ही साथ कई बार उन्होंने जवाबी कार्रवाई की मांग भी की थी और इसी के तहत अब 7 आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई गई है। तो देखिए, 2008 से लेकर 2009 का पूरा मामला है, जिसमें परीक्षा को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आई थी। तो व्यापम ने परीक्षा का आयोजन किया था और इसी दौरान 7 आरोपियों ने किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाई थी और जब पकड़े गए तो उसके बाद में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। साथ ही आपको बता दें कि इनके नाम, आरोपियों के अगर नाम की बात करें तो अनिल चौहान, प्रशांत मेश्राम, अजय टेगर, हरिकिशन जाटव, शिवशंकर प्रसाद और साथ ही अमित बड़ोले और सुलवंत मौर्य को दोषी करार देते हुए उन्हें 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। तो चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुक कर लेते हैं और विस्तार से जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दुर्गेश हमारे साथ में राजधानी भोपाल से लाइव जुड़ गए। दुर्गेश, एक बड़ा मामला 2008 से लेकर 2009 का ये बड़ा मामला है, जहां पर व्यापम में परीक्षा को लेकर एक बड़ा घोटाला किया गया था 7 आरोपियों के द्वारा। अब उन्हें सजा सुनाई गई है। ऐसे में विस्तार से बताइए कि आखिर पूरा मामला क्या था और उसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की क्या इस पूरे मामले को लेकर कोई प्रतिक्रिया अब सामने आई है? देखिए अनुपमा, व्यापम जो है वो प्री मेडिकल टेस्ट की परीक्षा आयोजित कराता है और कराया था 2008-2009 में। ये पूरा मामला 2008-2009 का है, जब व्यापम ने प्री मेडिकल टेस्ट यानी पीएमटी की परीक्षा कराई थी। उस परीक्षा में ये जो 7 आरोपियों को सजा सुनाई गई है, इन आरोपियों पर आरोप ये सिद्ध हुए हैं कि ये अपनी जगह दूसरे अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठा करके परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसको लेकर के जब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पास शिकायत हुई थी, कुछ अभ्यर्थियों ने इसकी शिकायत की थी, तब पूर्व मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा था एसटीएफ के महानिदेशक को कार्रवाई करने के लिए। और उन्होंने कार्रवाई के लिए जब पत्र लिखा तब उन्होंने जांच की और जांच के उपरांत जब इन पर दोष साबित हुआ और इनको दोषी पाया गया, उसके बाद ये प्रकरण पूरा न्यायालय में चला और न्यायालय ने कल इन्हें 7 साल की सजा सुनाई है। जो कुछ नाम है, जो आरोपियों के नाम है, 7 आरोपियों के नाम है जी, उनमें प्रशांत मेश्राम, अजय टेगर, हरिकिशन जाटव, शिवशंकर प्रसाद, अमित बड़ोले और सुलवंत मौर्य को, उसके साथ ही अनिल चौहान को 7 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ साथ 10,000 के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की अभी कोई प्रतिक्रिया इस विषय पर सामने नहीं आई है। वो शीघ्र ही उनसे बात करेंगे और उनका क्या कहना है, वो क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, उस पर भी उनसे बात करेंगे। हालांकि ये बड़ी कार्रवाई है, जिस तरीके से फर्जीवाड़ा चल रहा था व्यापम में, उसका फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है और आरोपियों को सजा सुनाई गई है। जी बिल्कुल दुर्गेश, लेकिन ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी हम देखिए तो व्यापम घोटाला कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा माना जाता था मध्य प्रदेश में, और उसके बाद में फिर इसमें प्री मेडिकल टेस्ट में भी इस प्रकार के घोटाले। तो आखिर अगर हम शिक्षा व्यवस्था को देखें या शिक्षा विभाग को देखें तो उसके साथ ही किस प्रकार से फोकस किया जा रहा है मध्य प्रदेश में, ताकि ऐसी स्थिति आने वाले समय में ना मिले? इसके लिए क्या सुविधाएं बरती जाएगी? अब देखिए, ताजा मामला जो अभी था वो था पटवारी भर्ती घोटाला का, और तमाम जो विपक्षी दल हैं उन्होंने सत्ता पक्ष पर आरोप भी लगाए और इन्होंने कहा कि ये लोग नौकरी बेचने का कार्य करते हैं। कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी हैं
जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं उनके साथ कहीं ना कहीं इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं, जब पेपर लीक होते हैं या जो योग्य अभ्यर्थी होते हैं उनकी जगह किसी अयोग्य अभ्यर्थी को चुन लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो देश की शिक्षा व्यवस्था है वो उस पर असर पड़ेगा। यही वजह है कि जो दिन रात पढ़ने वाले बच्चे जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं और फिर उसके बाद जो शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो अमला है, प्रशासनिक अमला है, वो परीक्षा को समुचित रूप से संपन्न नहीं करा पाता, वो परीक्षा को ठीक ढंग से पेश नहीं कर पाता। यही वजह है कि जो विद्यार्थी प्रतिभावान है उनका गला घोटा जाता है और अयोग्य अभ्यर्थियों को उच्च पदों पर बैठा दिया जाता है। इससे राजनीतिक दल भी कहीं ना कहीं केवल आरोप प्रत्यारोप करते नजर आते हैं, क्योंकि जब से व्यापम घोटाला का मुद्दा उठा है उसके बाद से जो भी भर्तियां आ रही है उसमें कहीं ना कहीं वो भर्तियां या तो लीक हो जाते हैं उनके पेपर, या तो फिर किसी तरह के घोटाले करके जो चिन्हित लोग होते हैं उनको वहां पर बैठा दिया जाता है। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से सावधानियां यहाँ पर बरती जाती है, क्योंकि ये अभ्यर्थी के भविष्य के लिए, तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि लगातार मेहनत करते, उनके भविष्य के लिए भी कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी मानी जा सकती है। बहरहाल मैं लौटूंगी आपके पास में, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, प्री मेडिकल टेस्ट परीक्षा घोटाला 2008 से 9 का ये पूरा मामला है, जहाँ पर आरोपियों ने दूसरे लोगों से परीक्षा दिलवाई थी जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका रहती है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की, जहां जैसे ही उन्हें इस पूरे मामले के बारे में पता चला, उन्होंने कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था और उसी का असर ये माना जा सकता है कि देखने को मिल रहा है, जहां पर 7 आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई गई है। तो एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि भोजशाला में एएसआई सर्वे का दूसरा दिन है, जहां भोजशाला में लगे शिलालेख की कल जांच हुई, साथ ही आधार स्तंभों की भी जांच हुई है। भोजशाला की दीवारों की बारीकी से जांच की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि मेजरमेंट और नक्शे को भी ध्यान से देखा जा रहा है। तो ये भोजशाला की अगर बात करें तो बहुत ही ज्यादा पुराना मामला है। आपको बता दें कि धार जिले का ये पूरा मामला है, जहां भोजशाला विवाद सदियों पुराना बताया जाता है। ये भी कहा जाता है कि हिंदुओं का यहाँ पर यह कहना है कि सरस्वती देवी का मंदिर है, वहीं सदियों पहले मुसलमानों ने इसकी पवित्रता भंग करते हुए यहाँ मौलाना कमालुद्दीन की मजार बनाई थी और अंग्रेज अधिकारी वहां लगी वाग्देवी की मूर्ति को लंदन ले गए थे। तो ये पूरा मामला है जो कि अब तक गर्माता हुआ नजर आ रहा है और इसी को लेकर हाईकोर्ट ने सर्वे का आदेश दे दिया था और आज दूसरा दिन है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, दुर्गेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, जैसे ही कोर्ट का फैसला आया कि एएसआई सर्वे किया जाएगा, आज दूसरा दिन है, अगर हम पहले दिन की बात करें तो क्या कुछ अब तक खुलासे हो पाए हैं एएसआई सर्वे में, कोई जानकारी है इसकी? देखिए अनुपमा, भोजशाला सर्वे का एएसआई का दूसरा दिन है और सर्वे शुरू भी हो गया है। 5:30 बजे सुबह से ये सर्वे शुरू हुआ है। जो याचिका करता है उनको अंदर ले जा करके बाकायदा जो वहाँ की दीवारें हैं, पहले दिन की अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो जो मंदिर प्रांगण की दीवारें थी, जो शिलालेख थे, जो आधार स्तंभ थे, उनकी बारीकियां से जांच की गई। एक टीम ने ये जांच कर रही थी, दूसरी टीम वही पूरे घटनाक्रम की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रही थी, तो तीसरी टीम जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर नजर बनाए रखी थी, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। ऐसे में जो याचिका करता है हिंदू पक्ष के, उनको साथ में ले गई थी। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष के याचिका करता है उनका आरोप था कि हमको सूचना नहीं दी गई, जब जांच हो रही थी अंदर तो हमको सूचना नहीं दी गई थी, इसलिए वो अंदर नहीं गए थे। हालांकि जब नमाज का वक्त आया तो उनके लिए एएसआई टीम ने सर्वे रोका था और कल केवल 6 घंटे ही सर्वे चला था, जिसमें से जो अलाइनमेंट और मेजरमेंट की रचना थी उसको भी बारीकी से जांचा गया है। और जो 1902 और 3 की जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें इन्होंने मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर की थी कि यहाँ पर हमारे जो भोजशाला मंदिर है उसको बताया कि इस पर हमारा अधिकार है, उस पर अभी सुनवाई हुई है। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष है उन्होंने तत्काल सुनवाई करने के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन याचिका उनकी खारिज हो गई थी अनुपमा। जी,
दुर्गेश, अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा पुराना मामला है और सबसे पहले मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि कई सारे ऐसे पर्यटक हैं या लोग हैं जो वहाँ पर पहुँचते हैं, क्या उनके जाने पर अभी प्रतिबंध लगा है? वहाँ पर सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा के मद्देनजर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। एसपी सहित 3 डीएसपी और उसके साथ ही जो लगभग 187 से अधिक का जो पुलिस अधिकारी हैं, वो उनकी तैनाती की गई है। वहाँ मोबाइल वैन के माध्यम से लोगों पर निगरानी रखी जा रही है और जो ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था है उस पर भी नजर बनाई जा रही है कैमरों के माध्यम से। जो वहाँ पर पर्यटक जाते थे, जो वहाँ पर दर्शनार्थी जाते थे, जो आम लोग जाते थे, उनको 100 मीटर के बाहर ही रोका जा रहा है। सभी से अपील भी की गई है कि अभी यहाँ पर सर्वे चल रहा है, अभी कोई यहाँ पर दर्शन नहीं कर सकेगा। केवल जो नमाज पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए जो एएसआई की टीम है उन्होंने छूट प्रदान कर रखी है। हालांकि जो नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, जब से हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है, जब आदेश आया था, जांच आदेश आया था हाई कोर्ट का एएसआई को कि आप पहले गौशाला सर्वे कराइए, उसकी जांच करिए, उसके बाद हमें रिपोर्ट सौंपिए, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं नमाजियों की संख्या लगभग 200 बढ़ी है। वो संख्या पहले 2200 थी, अब जाकर के 2400 हो गई। यानी हम कह सकते हैं कि मुस्लिम पक्ष में ये उम्मीद है कि ये फैसला जब आएगा हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में फैसला दिया जाएगा। यही वजह है कि 200 से अधिक नवाजियों की संख्या बढ़ी है। जी बिल्कुल, तो देखा जा सकता है कि किस प्रकार से ज्ञानवापी जैसा मामला ठीक अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि एएसआई सर्वे में क्या कुछ खुलासे यहाँ पर हो पाते हैं। लौटूंगी आपके पास में दुर्गेश, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे, आप हमारे साथ में बने रहिए। तो देखिए, भोपाल की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर धार का ये पूरा मामला है। धार गौशाला में एएसआई सर्वे का आज दूसरा दिन है और ऐसे में वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। काफ़ी पुराना मामला है जहाँ पर हिंदू पक्ष के अपने दावे हैं, मुस्लिम पक्ष के अपने दावे, और सभी को यही उम्मीद है कि इस सर्वे से एक सच्चाई बाहर आए, क्योंकि हिंदू पक्ष अपना दावा कर रहा है, मुस्लिम पक्ष अपना दावा कर रहा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आखिर सच्चाई क्या है वो सभी के सामने आए, और यही वजह है कि अब कोर्ट ने एएसआई सर्वे करने की अनुमति दे दी है और कल भी सर्वे किया गया, आज दूसरा दिन है। और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या कुछ बातें निकलकर क्या कुछ खुलासे सामने आते हैं। चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दौरे की, जहां आज कई जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रहने वाले हैं। तो झाबुआ, रतलाम और धार का दौरा रहेगा। लोकसभा क्षेत्र के चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री जुटने वाले हैं, जहां मुख्यमंत्री भगोरिया पर्व में शामिल होंगे। विधानसभा के प्रमुख कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। रतलाम ग्रामीण और सैलाना में भी बैठक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं। राणापुर में भगोरिया उत्सव में शामिल होंगे। जोबट के प्रमुख कार्यकर्ताओं की भी बैठक लेंगे। साथ ही कुक्षी पहुंचकर स्थानीय कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होने वाले हैं। तो देखिए, ये पूरा शेड्यूल है आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, जहां पर अलग अलग जिले झाबुआ, रतलाम और धार का दौरा रहेगा। चुनावी शंखनाद तो करेंगे ही, उसके साथ ही साथ तमाम जो कार्यकर्ता है उन्हें जीत का मंत्र देते हुए भी नजर आएंगे। चलिए इसी दौरे को विस्तार से सभी समझ लेते हैं। दुर्गेश हमारे साथ में जुड़े हुए। दुर्गेश, झाबुआ, रतलाम और धार, एक और देखा जाए तो रणभेरी बच चुकी है और चुनावी प्रचार में भाजपा जुट भी चुकी है। 29 की 29 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के चेहरे साफ हो चुके हैं। अब ऐसे में प्रचार अभियान की शुरुआत भी हो चुकी है। फिलहाल अगर हम तीनों जिलों की बात करें तो यहाँ का राजनीतिक समीकरण क्या है और कितना असर लोकसभा चुनाव में पड़ने वाला है इस दौरे का? देखिए अनुपमा, चुनाव की रणभेरी बजी और ये लोग सक्रियता दिखा रहे हैं भाजपा के, चाहे सत्ता हो फिर चाहे संगठन हो। उसके तमाम पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में जा करके मोर्चा संभाल रखे हैं। मिशन 29 के तहत ये लोग काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार, आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो लगातार जिलों को दौरा कर रहे हैं, वहां पर सभाएं कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज रतलाम, झाबुआ, धार दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव, जहां वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। उसके साथ ही सरकार की योजनाओं से अवगत कराते हुए लोगों से मत करने की अपील करेंगे अपने पक्ष में। अगर हम बात करें कि
चुनाव के लिए क्या किस प्रकार की रणनीति है, क्या किस प्रकार की तैयारी है और क्या समीकरण कहता है वहां की, तो स्पष्ट है कि भाजपा अभी कांग्रेस से बहुत आगे चल रही है, क्योंकि इन्होंने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भरी नहीं कर दी, इन्होंने बाकायदा नामांकन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और इनके प्रत्याशियों के नामांकन भराए जा चुके हैं। वो अपने क्षेत्रों पे दौरे कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि हम कांग्रेस की स्थिति को देखें तो कांग्रेस अभी भी पसोपेश की स्थिति में है। माना जा रहा था कि कल कांग्रेस की सूची आ सकती है, लेकिन कल भी कांग्रेस की सूची नहीं आई। हालांकि जो नेता है कांग्रेस के, उनको इशारा मिल गया है, वो भी अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार में जुटे हैं, बाकायदा कार्यालय खोले जा रहे हैं। कल ही हमने देखा था कि कांग्रेस के दो बड़े नेता लखन घनघोरिया और दिनेश यादव बाकायदा नामांकन फॉर्म भी खरीद लिए थे। लेकिन जो भाजपा है, भाजपा सुनियोजित तरीके से पूरी रणनीति के साथ हर बूथ तक पहुंचने का काम कर रही है और हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य लेकर के वो जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं अपनी पार्टी की रीति नीति। यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विधानसभा, दोनों लोकसभा क्षेत्रों के विधानसभा कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, उन्हें जीत का मंत्र देंगे, किस प्रकार से इस लोकसभा चुनाव को लड़ना है उसके लिए रणनीति भी बताएंगे। और उसके साथ ही मुख्यमंत्री भगोरिया पर्व में भी शामिल होंगे। कल ही हमने एक तस्वीर देखी थी, एक वीडियो देखा था जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नगाड़ा बजाते हुए दिखाई दे रहे थे। इसी कड़ी में आज वो भगोरिया पर्व में भी शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं चुनाव के साथ साथ ही जो सामाजिक गतिविधियां होती हैं, जो समाज से जुड़ी गतिविधियां होती हैं, उनमें भागीदारी भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूरी तरीके से सहभागिता दर्ज करा रहे हैं अपनी। और वो रात्रि विश्राम वहीं बड़वानी और धार में ही करेंगे और वहां के कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा भी करेंगे, जो जिले के पदाधिकारी होंगे, जो विधानसभा के पदाधिकारी होंगे। और इस बार लक्ष्य है भाजपा का कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट दे करके एनडीए को 400 सीट दे करके एक बार फिर से देश भर में भगवा लहराना है। जी बिल्कुल, और बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी के लिए काफी ज्यादा प्रचलित है और कहीं ना कहीं जो दूसरी पार्टियां उनसे सबक भी लेती हुई नजर आती है, क्योंकि बीजेपी हर एक रणनीति को बखूबी जानती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया दुर्गेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, एक और भाजपा लगातार चुनावी प्रचार में जुटी हुई है, नामांकन भरना भी शुरू हो चुका है। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, जीतू पटवारी, उनके द्वारा एक तारीख दी गई थी। ये कहा गया था कि 10 लोकसभा सीटों पर तो हमने प्रत्याशी उतार दिया, लेकिन 18 लोकसभा सीट, खजुराहो को छोड़ के 18 लोकसभा सीट पर प्रत्याशी हम जल्द ही घोषित कर देंगे और उसकी तारीखों का ऐलान भी कर दिया था। यह कहा गया था कि 18 मार्च को सभी प्रत्याशियों की सूची सामने आ जाएगी, लेकिन 18 से 23 मार्च हो चुका है, लेकिन अब तक कांग्रेस की 18 प्रत्याशियों की दूसरी सूची मध्य प्रदेश वाली सामने नहीं आई है। इससे कहीं ना कहीं ये भाजपा की ओर से सवाल किया जा रहा है कि क्या कांग्रेस तैयार नहीं, या कांग्रेस को प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे हार की वजह से। तो तमाम ऐसे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन फिलहाल अगर भाजपा की बात करें तो देखिए, मुख्यमंत्री स्वयं कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं, जहां झाबुआ, धार, रतलाम का दौरा करेंगे बैक टू बैक, और चुनावी प्रचार प्रसार तो करेंगे ही, साथ ही कार्यकर्ता, जो कि कहा जाता है पार्टी की जड़ कार्यकर्ताओं को कहा जाता है, उनसे बातचीत करने वाले हैं। उन्हें जीत का मंत्र देते हुए भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आएंगे।